बी बेटर कि आप सब्सक्राइब कर लें, तो उसका बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट अपडेट होती है तो वो आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर औफियत होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं उन तमाम अहबाब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कोई 36 मिनट्स की है, मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे है, उसको उन्होंने बगौर देखा और सुना और उन्होंने अपनी अपनी राय का इजहार किया। किसी ने उसको पॉजिटिव लिया, किसी ने उसको नेगेटिव लिया। मैं हर शख्स की राय का एहतराम करता हूँ, हर शख्स को अपनी राय देने का पूरा पूरा हक हासिल है। और अपने लिए ज़ाती तौर पे अगर वो बाशऊर शख्स है तो वो अपने लिए बेहतर फैसला खुद कर सकता है। मैं उसी की कंटिन्यूटी में मज़ीद सिर्फ मैं इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि किसी भी किस्म का कोई इब्हाम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिन अहबाब की ख्वाहिश ये है कि अगर मैं सैफुर रहमान नियाज़ी के ख़िलाफ़ हूँ तो मैं उनकी तरह सैफुर रहमान नियाज़ी की माँ बहन एक क्यों नहीं करता, तो मैं ऐसे तमाम अहबाब से माजरत चाहूँगा। ना तो मेरी तरबियत में कोई ऐसी चीज़ शामिल है, ना मेरे ख़मीर में है, ना मेरे इर्द गिर्द के कोई ऐसे लोग इस कैटेगरी के हैं, ना मेरे घर का ऐसा माहौल है। मेरा अपना एक स्टाइल है, मेरा अपना एक स्टैंडर्ड है, मेरा अपना एक लेवल है। वो चाहे सैफुर रहमान खान नियाज़ी साहब हों या आप में से कोई भी शख्स हो, मेरे लिए हर शख्स इंतहाई काबिल एहतराम है। और मैं ख़ास तौर पर जो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सैफुर रहमान नियाज़ी को मैं कोई उनकी तरह गाली गलोच करूंगा, तो एक बात जहन में रखिएगा कि किसी को भाई कहना और उस ताल्लुक को निभाना ये बड़ी एक मुश्किल चीज़ होती है। और ये सिर्फ वो लोग जान सकते हैं कि जिन्हें सिर्फ ताल्लुक बनाना ना आते हों, जिन्हें निभाना भी आते हों। और निभाने का वक्त हमेशा मुश्किल वक्त होता है। अच्छे वक्त में तो जिसे कहते हैं ना, वो बकौल हमारे काबिल एहतराम हमारे इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह साहब, वो एक महफिल में उन्होंने ये कहा था, किसी ने कोई कहा जी वो फलाना बंदा राणा साहब ਤੁਹਾਡਾ रिश्तेदार है, तो राणा साहब ने वहाँ पे ये कहा था कि हाँ जी, जो बंदा मिनिस्टर बन जाए ना तो फिर सारे साले बन जाते हैं। तो बात यह है कि अच्छे वक्त में तो सारे साले होते हैं, पता बुरे वक्त में चलता है। सैफुर रहमान खान नियाज़ी हमारी इज्जतें साझी हैं। अगर मैंने उसको भाई कहा है, उसकी माँ मेरी माँ, उसकी बहन मेरी बहन, उसकी बेटी मेरी बेटी, उसके बच्चे मेरे बच्चे, उनकी बेगमात चाहे वो एक्स हों तो चाहे वो मौजूदा हों, वो मेरी भाभियां हैं, मेरी बहनों की जगह पे हैं, काबिल एहतराम थी, हैं और रहेंगी। इख्तलाफ अपनी जगह पे है, मैं रिपीट करूंगा, इख्तलाफ अपनी जगह पे है। तमीज़ के दायरे में रहते हुए, अखलाक के दायरे में रहते हुए बड़ी से बड़ी बात की जा सकती है। और अगर मैंने कोई कसर छोड़ी हो जो ज़मीनी हकायक हैं उनको सामने लाने में, तो फिर तो कोई शख्स मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन करे। ये जो चीखें, ये बांगें, ये जो रिएक्शन जो आपको नजर आया, मैं मजबूरी समझ रहा हूं अहबाब की। देखें वो क्या कहते हैं, जिसका खाया हो ना, पंजाबी में उसे कहते हैं कि जिदा काना हुए बंदा उसके खिलाफ कभी भी नहीं बोलेगा, कभी भी लब कुशाई नहीं करेगा, बातचीत कर लेगा लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप की तरफ हरगिज नहीं जाएगा। तो मैंने अगर इतना अरसा खामोशी इख्तियार की थी तो उसकी एक रीजन थी। रीजन ये थी कि इससे पहले जितनी मर्जी हम बातें कर लेते, तो ये दिमाग की दही और लस्सी जिस तरीके से ग्रुपों में आप देखते हैं ना, सुबह से लेकर रात तक था, जब तक ये सिलसिला चलता है, तो ये सीन एज इट इज चलना था और मैं भी उसी चीज का एक हिस्सा होता।
जबकि मुझे पता है कि राइट टाइम पे राइट मूव किस तरीके से ली जाती है। दिस इज द टाइम, ये वो वक्त है कि अल्लाह करे कि अगर जज साहब की अपॉइंटमेंट होती है, जज साहब रिज्यूम करते हैं कोर्ट को, तो उसके बाद पहला जो स्टेप है वो फर्द जुर्म का है, और फर्द जुर्म के बाद आगे ट्रायल स्टार्ट होना है। तो ट्रायल के टाइम पे पहली बात ये कि याद करें, मैंने तो उस वक्त लोगों को मना किया था जिस वक्त अभी केस हाई कोर्ट में चल रहा था और सैफ भाई की जमानत रिजेक्ट नहीं हुई थी कि मत जाए नैब, करीबी स्टेशन आपके लिए सैफुर्रहमान खान न्याजी ही है। लेकिन ये पेड यूट्यूबर्स और एक माफिया और अदर कंपनीज के लोग, और बिलखुसूस कुछ ऐसे असहाब जो कि अब स्टोरियां सामने आई ना, पहले मुझे नहीं था पता, कि जिन्होंने अपनी हमशीरगान के रिश्ते जो है वो सैफ भाई को ऑफर किए थे और ड्यू टू एनी रीजन उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे। तो वो बदले लोग जो है उन्होंने निकाले हैं, और उन्होंने ये समझा कि ये बदला जो है वो सैफुर्रहमान खान न्याजी से निकाला जा रहा है, लेकिन वो बदला इनफैक्ट उन लाखों लोगों से लिया गया। मैंने तो उस वक्त भी मना किया था, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। नैब की रिक्वायरमेंट है 100 एप्लीकेशन। वहां ऑन रिकॉर्ड जो बात एट द टाइम ऑफ बेल इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नैब ने रिकॉर्ड सबमिट किया, तो उसमें उन्होंने कंफर्म किया, उन्होंने कहा जी हमारे पास 130 से ज्यादा वेरीफाइड एप्लीकेशन है और तकरीबन कोई 5,800 या 6,000 के लगभग अनवेरीफाइड एप्लीकेशंस हैं। अब जो एक वक्त था ये पंगा ना लेने का, उस वक्त सब लोगों ने होश से काम नहीं लिया बल्कि जोश से काम लिया। जिसने रास्ता दिखाया नैब का वो गए। ओके, ये भी एक तजर्बा है, हमें भी तजर्बा हो रहा है, आपको भी तजर्बा होगा। अब चूंकि वो तीर कमान से निकल चुका था, उसके बाद मैंने इस टॉपिक पे बात करना ही छोड़ दी कि मत जाए नैब। भाई अब 100 के बाद 100,000 100,000 लोग भी अगर चले जाते हैं ना नैब में, तो केस तो एज इट इज उसी तरीके से रहेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि सैफ भाई की अगर जो जमानत हुई, जो अहबाब ये कहते हैं ना कि उस वक्त राज साहब आप ऐसा ना करते, भाई नैब की रिक्वायरमेंट तो 100 के स्कोर पे ही पूरी हो गई थी ना। आपने एप्लीकेशन दी या ना दी वो एक बराबर है। फिर नैब ने ही कहा ना कि 5,800 या 6,000 के लगभग एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन तमाम चीजों को कंसिडर किए बगैर उन्होंने बेल दी थी? तो आंसर इज नो, उन्होंने कंसिडर किया। और जो रिमार्क्स वहां पे जजेस ने दिए और जिन ग्राउंड्स पे मेरिट पे जो डिसीजन हुआ वो सबके सामने है। फैसले को बार बार पढ़ें, गौर से पढ़ें। जो अहबाब कहते हैं ना कि जी वो उसने तो वहां पे स्टेटमेंट दी थी, कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी उसने, वो तो जेल में था। और जब आफ्टर अरेस्ट अगर किसी की बेल सबमिट होती है कोर्ट के अंदर, तो कभी भी मुलजिम उस वक्त कोर्ट में हाजिर ही नहीं होता। ये किसी भी वकील से आप पूछें तो उसने किस तरीके से वहां पे कौन सी ऐसी ऑफर की थी कि जी मुझे बस आप ये जमानत दे दे तो मैं फौरन ये कर दूंगा। अनकंडीशनल ऑन मेरिट जो है वो उसकी बेल थी। लेकिन आपको पता है कि एक मखसूस तबका है, वो बस बगैर किसी बुनियाद के, जब बगैर गिटे जोड़े जब झूठ बोलना एक शख्स की फितरत में शामिल हो जाए और इल्जाम वो दूसरों पे लगाए कि फलाना शख्स झूठा है, ऐसे शख्स का मैं या आप क्या बिगाड़ सकते हैं? सिर्फ वो अपने आप को ही एक्सपोज कर रहे होते हैं। एनी हो, अब मेरी लास्ट वीडियो जो आपने देखी, मैं उसका कंक्लूजन आपको दे रहा हूं। व्हाट इज कंक्लूजन? ये रिकॉर्ड पे मैं चीजें इसलिए रखना चाह रहा हूं कि कल को जब फिर चीखें होंगी, बांगे होंगी, उस वक्त कोई ये ना कहे कि हमें तो पता ही नहीं था।
जो अब भी कहते हैं हमें तो कख पता नहीं है, हमें तो सिर्फ पैसे से गर्ज है, हमें पैसे मिलने चाहिए। यस ऑफ कोर्स आपको कख पता नहीं है, ना आपको नैब का पता है, ना आपको अदालत का पता है, ना आपको अदालती कार्रवाई का पता है, ना आपको कानून का पता है। इसी चीज का तो रोना है। काश के पता करके राइट डायरेक्शन में अगर केस को ले जाना चाहें तो ये सिर्फ ये लाखों खानदानों को चले छोड़ दें, कम से कम आप तो प्रोटेक्टेड होंगे भाई, आपको तो कोई आस उम्मीद रहेगी। गुजारिश मैं सिर्फ इतनी करना चाहता हूं कि नैब का अप्रॉक्सीमेटली कोई 6000 सफात पे मुश्तमिल, पता नहीं वो कितने वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल वो रेफरेंस है। लोग कहते हैं कि हमारे पास कॉपियां हैं, किसी के पास ये कंप्लीट सेट कोई सिंगल बंदा ऐसा है जिसके पास है? अगर है तो उसे कहें जरा ग्रुप में शेयर कर दे। ऐसा नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि केस के अंदर क्या है, केस के अंदर इन्वेस्टिगेशंस क्या हुई और क्या नहीं हुई। यहां जो बात मैंने की, मैं उस नुक्ते की तरफ आना चाहूंगा। मेरे नोटिस, मेरे नॉलेज में आपको पता है कि सबसे ज्यादा अगर मुलाकातें जेल में किसी शख्स ने सैफ भाई से की तो वो राजा रियाज था। जो राब्ते में रहा तो वो राजा रियाज था। सैफ भाई के तमाम मैसेजेस मनोअन, यू कैन से वर्ड बाय वर्ड मैं आपके साथ कम्युनिकेट करता रहा, जो कि उनकी अमानत थी, मैंने अमानत समझ के डिलीवर की। और जेल से रिहाई के बाद उन्होंने मेरे एक एक चीज की उन्होंने तस्दीक की। तो खैर, मेरे सामने जो पिक्चर थी वो ये थी कि इस वक्त अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट्स, वट एवर इज, जो भी चीजें कराची वाली फैमिली, हमारी एक्स भाभी और उनके बच्चों के नाम पे हैं, इसी तरीके से बिलखसूस, चूंकि मैं एक मिसाल देना चाहूंगा कि अगर 100 रुपया है तो नाना करते हुए अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 रुपए, 25 से 30% वो कराची वाली फैमिली के पास है। बाकी 70% जितने प्रोजेक्ट्स थे, जितनी प्रॉपर्टीज थी, जो बैंक के अकाउंट्स थे, जो क्रिप्टो था, जो था वो सिर्फ और सिर्फ तौसीफ आमिर साहब और उनके भाइयों, उनके रिश्तेदारों और उनके दोस्तों के पास था। और मेरे नोटिस में यह था कि ये सब कुछ महफूज है। और वो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत वो पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, और अंडरस्टैंडिंग ये थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप प्रायोरिटी पे वो बाय इज्जत बरी हो जाएंगे। जब वो केस से बरी हो गए तो इसका मतलब यह है कि जो जो कुछ अरबों रुपए उनके पास पड़ा हुआ है वो महफूज है, उससे इन लाखों खानदानों को अकोमोडेट किया जा सकता है। मेरी कैफियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शख्स इतना कॉन्फिडेंट हो कि यार सब कुछ सेफ है और जो कमिटमेंट की गई वो कमिटमेंट ऑनर हो सकती है, बट सडनली उसके सामने पिक्चर ये पेंट की जाए कि जनाब ना तो कराची वाली फैमिली और बच्चे, ना ही तौसीफ आमिर साहब, वो तो अकड़ गए हैं। वो तो कहते हैं ना आना है तो ना टका है, जो करना जे कर लो। आप मुझे बता दें ऐसी स्टेज पे क्या मैं आपको अंधेरे में रखूं? मैं आज भी आपसे यही कहूं कि जी सब खैर है, मसला ही कोई नहीं है, क्या मेरा ज़मीर मुझे मलामत नहीं करेगा? क्या मुझे सैफ भाई ने ये स्टेटमेंट नहीं दी? मैं रिपीट करता हूं, मुझे सैफ भाई ने कहा कि ना कराची वाली फैमिली, बच्चे और तौसीफ आमिर, उनके भाई, उनके रिश्तेदार, उनके अजीज कारब और कुछ और लोग भी हैं जिनका B4U से दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं है, उनके पास पैसे हैं। लेकिन यार कैसा वक्त आ गया, कोई शख्स भी एक आना देने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं ये गलत बयानी कर रहा हूं तो साहब भाई इसको रिजेक्ट कर दें, स्टेटमेंट दे दें कि राजा रियाज गलत कह रहा है, कोई उनका तर्जुमान कह दे कि राजा रियाज गलत कह रहा है। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। अब गुजारिश मैं सिर्फ इतनी करना चाहूंगा, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है वो क्या है
कि लोग ये समझ रहे हैं कि मैं शायद ये कहना चाह रहा हूं कि सैफुर रहमान खान न्याजी के खिलाफ ना जाएं, इन लोगों के खिलाफ जाएं। हरगिज नहीं। मैं रिपीटेडली कह रहा हूं, बगैर शक्ल देखे वो अहबाब जिन्होंने ठेका लिया है, जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, जो नैब से लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जा रहे हैं, हमें पल पल का पता है, एक एक चीज का पता है कि वो किन के हाथों में खेल रहे हैं, किन के कहने पे सारा कुछ हो रहा है, और ये मामलात कहां से मैनेज हो रहे हैं, कहां से सारे अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, सब कुछ पता है। सिर्फ उनके गोशगुजार इतनी गुजारिश की है कि अगर आप काणे नहीं हैं, आपने वाकई उनसे पैसे नहीं लिए हुए हैं, आप उनके हाथों में खिलौना नहीं हैं, तो जिस वक्त ट्रायल स्टार्ट हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये जो लोग पतली गली से निकलेंगे बाइज्जत बरी होने के लिए, इनका रास्ता आपने रोकना है। बड़ी सिंपल सी बात है। सैफुर रहमान न्याजी तो एक मेन एक्यूज्ड है ना, उसकी तो बारी सबसे आखिर में आनी है। पहली बारियां तो इनकी लग रही है, जैसा कि अमूमी केसों में होता है कि जिसके ऊपर छोटा मोटा कोई इस तरीके की कोई चीज होती है, फाइल का पेट भरने के लिए लिखा होता है, ओ जी इसको तो बाइज्जत बरी किया जाए ना। ये तो बेचारा मुफ्त में आके बस तारीखें ही भुगत रहा है ना, शरीफ आदमी है, मासूम आदमी, इसको तो बरी करें। फिर एक बरी होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, एंड पे जब सारे बरी हो जाएंगे उस वक्त सैफुर रहमान खान न्याजी ये स्टेटमेंट दे सकता है कि भाई मेरा तो सारा कुछ उन लोगों के पास था जिनको आपने बाइज्जत बरी कर दिया, तो मेरे पास आपके मुझसे क्या मांग रहे हैं, मुझसे क्या ले रहे हैं, जरा रिकॉर्ड भी चेक करके देख लें। फिर क्या होगा? डाउट किस बात का है कि जो एक तरफ तवातर के साथ मुख्तलिफ हलकों की तरफ से ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि उनकी सुलह हो चुकी है। किसके साथ? अपनी पहली फैमिली के साथ भी और तौसीफ आमिर के साथ भी। अगर तो सुलह हो चुकी है, वो वाकई अगर इन लाखों खानदान को उनका हक वापस करने के लिए तैयार हैं, तो फिर और क्या चाहिए? बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे लिए वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो सैफ भाई ने मुझे दी कि ये आना टका भी देने के लिए तैयार नहीं है। अब यकीनन आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो अहबाब ये कहते हैं कि सैफुर रहमान न्याजी एक बैग लेके आया था मलेशिया से, वो तो कंगला था, उसके पास तो टका भी नहीं था। मेरा सवाल ये है कि कराची वाली फैमिली और उनके बच्चों के पास अगर अरबों नहीं तो ये करोड़ों की प्रॉपर्टी ये कहां से आई है? बड़ी सिंपल सी बात है ना, एक आसान सा फार्मूला है ना। मैं नहीं जानता हूं, मेरी आज दिन तक मुलाकात नहीं है तौसीफ आमिर साहब से, लेकिन उनके गांव का बच्चा बच्चा ये गवाही देता है कि B4U ज्वाइन करने से पहले ये पता नहीं 4-5 मरले या 3 मरले के घर में सारे भाई इकट्ठे एक घर में रहते थे, और उनके पास एक टूटा हुआ मोटरसाइकिल था चंद साल पहले। आज अगर इतनी बड़ी एक एम्पायर उन्होंने खड़ी की है, एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस, फर्टिलाइजर की कंपनी, और फिर मार्बल फैक्ट्री दुबई में, उकाड़ा में वो जिसे कहते हैं वो फ्राइड चिक्स, नेस्टो के नाम से ब्रेवो स्टोर को कन्वर्ट किया गया, और पाकपतन में कोई एस्पायर के नाम से जो इदारा वो चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, और इसके अलावा और बहुत कुछ। ये अरबों रुपए कहां से आया? बड़ा एक आसान सा फार्मूला मैं रिपीट कर दूंगा। सैफुर रहमान न्याजी एक बैग लेके आया था, कराची वाली प्रॉपर्टी फैमिली, उनके पास ये अरबों नहीं तो करोड़ों की जायदादें कहां से आई? तौसीफ आमिर साहब और उनके भाई साहिबान या उनके अजीजों कारब, जिनके लिए यह कहा जाता है कि उनके पास कुछ भी नहीं था, तो ये अरबों की प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ, ये गाड़ियां, ये प्रोजेक्ट्स, ये कहां से आए? किसी में हिम्मत है उनसे पूछ सकता है? जिसमें हिम्मत है वो फिर ऐलान करे कि यस, मैं सड़कों पे नहीं घसीटूंगा, मैं उसका गिरबान नहीं पकड़ूंगा,
मैं उसकी इंसल्ट नहीं करूंगा, मैं लीगल वे में कोर्ट के अंदर उनके बाइज्जत बरी होने की मुखालफत अपने वकला के थ्रू कराऊंगा और डट के केस लड़ूंगा। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात करना चाह रहा हूं, सिर्फ इतनी सी गुजारिश करना चाह रहा हूं। बाकी जो अहबाब मुझसे बार बार पूछते हैं, मैं तमाम अहबाब को एक गुजारिश करना चाहूंगा, न्यूट्रल होकर एक बात सोचिएगा कि अप्रॉक्सीमेटली ना करते हुए 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया मैंने किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया, कुछ नहीं किया। आखिर मेरी भी कोई जिम्मेदारियां होंगी, मेरे भी कोई बच्चे होंगे। यस, ये मेरा भी राइट बनता है कि मैं दुनिया की कोई भी कंपनी ज्वाइन करूं, मैं उसमें नेटवर्किंग करूं। मैं दुबई में बैठा हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली मैं काम कर सकता हूं, और मुझे जैसे ही कोई इस तरीके का प्लेटफॉर्म नजर आया, वाकई प्लेटफॉर्म, सत्यानाश प्रोग्राम नहीं, प्लेटफॉर्म जिसे कहते हैं कि यस, अगर नजर आया तो डेफिनेटली आई विल ज्वाइन इट। बेशुमार प्रपोजल्स मेरे सामने हैं, डिफरेंट कंपनीज ने मुझे अप्रोच किया है, लेकिन मैं उनको एनालाइज किया है, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी कंपनियों को मैंने माजरत की है, कुछ अंडर कंसिडरेशन भी हैं। लेकिन अगर मैं किसी नतीजे पे पहुंचा तो ऑब्वियसली मैं कभी भी आर नहीं महसूस करूंगा, मैं बबांगे दौहल बताऊंगा कि यस, मैं फलां कंपनी में काम कर रहा हूं। सरे दस्त मैं किसी कंपनी में काम नहीं कर रहा। मेरी जो अपनी कंपनी है प्रोफिशेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये इसका मैंने लाइसेंस लिया है दुबई से। मेरे पास एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, प्रमोशन और उससे रेलेवेंट जो भी जितनी भी फील्ड्स आती हैं उसका लाइसेंस है। सरे दस्त मैं उसके ऊपर फोकस हूं और उसमें काम कर रहा हूं। तो ये मेरी गुजारिशात थी। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो किसी भी दोस्त को, तो मैं एक दफ़ा फिर माजरत चाहूँगा, लेकिन ये वक्त है यूनाइटेड हो जाएं और गाली गलौज से परहेज करें। ये जो औरतों वाले तंज, औरतों वाली लड़ाई और खुसरों वाले ताने और बददुआएं, इनसे हट के भी मर्दों की तरह भी बात हो सकती, टू द पॉइंट, विद लॉजिक, इज्जत एहतराम से भी बात हो सकती है। तो ये वक्त है जुड़ने का, ये वक्त इल्जाम तराशियों का नहीं है। ये वक्त हाथ से निकल गया तो फिर मुड़ के हाथ नहीं आएगा, और ना आया तो फिर लिख के रख ले राजा रियाज, आप सबको बहुत याद आएगा। थैंक यू वेरी मच।